नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के बेहद खास प्रोग्राम नमस्कार एमपी को लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। प्रोग्राम के सेगमेंट के साथ मैं हूं वृंदा प्रधान अजमेरा। स्वागत करती हूं आप सभी दर्शकों का। सब कषायों को छोड़ आज महावीर जयंती मनाओ। सब कषायों को छोड़ आज महावीर जयंती मनाओ। जीव दया और करुणा के गीतों को गाओ। सबका हित सबका मंगल हो इस जग में। आओ मिलकर आज के दिन यही भावना भाएं। आओ मिलकर आज के दिन यही भावना भाएं। महावीर जयंती की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, आप समझ गए होंगे कि आज अहिंसा के प्रवर्तक जैन समुदाय के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म उत्सव जन्म कल्याणक हम मनाने जा रहे हैं। महावीर जयंती का दिन है, बेहद खास दिन है। आज उत्सव के रूप में मनाते हैं आज के दिन को जैन समुदाय के, जैन पंथ के जो अनुयायी हैं। और निश्चित ही आज का दिन एक बेहद महत्वपूर्ण दिन इसलिए हो जाता है क्योंकि अहिंसा की हम बात करते हैं, अस्तेय की हम बात करते हैं, अपरिग्रह की बात करते हैं, परस्पर उपग्रहो जीवा नाम की हम बात करते हैं, तो जो सबसे पहले नाम हम सबके बीच में उभर के आता है वो आता है भगवान महावीर का। उन्हीं की जन्म जयंती हम मनाने जा रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि आज का हमारा ये प्रोग्राम नमस्कार एमपी प्रोग्राम से अभी आप सभी जुड़े हुए हैं और हमारा 2 फोन नंबर्स हैं। उन नंबर्स को जल्दी से आप नोट डाउन कर लें क्योंकि उन नंबर्स को इस्तेमाल करके ही आप हमारे आज के प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और हमारे विषय विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। फ्लैश हो रहे हैं हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पर 0755266049 और इसके साथ ही एक टोल फ्री नंबर 1800233040। इन दोनों नंबर्स का इस्तेमाल करके आज के सजीव फोन इन प्रोग्राम में आप हमसे जुड़ सकते हैं। 12 बजे से 1 बजे तक हमारे इस प्रोग्राम का सजीव प्रसारण किया जाता है और इस ड्यूरेशन में आप कहीं भी मत जाइएगा, हमसे जरूर जुड़े हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। तो महावीर जयंती के बारे में खास चर्चा आज हम सभी करेंगे। आज हमसे हमारे एक विशेषज्ञ जुड़े हैं, हमारे साथ में हैं मनोज जैन मधुर। हमारे मेहमान हैं मनोज जैन मधुर। आप कवि हैं, साहित्यकार हैं और आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो हम आपको बता दें दर्शकों कि हमारे साथ में मनोज जैन मधुर हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं और जैन सिद्धांतों की आप बात करेंगे। आज महावीर जयंती का बहुत खास दिन है। आपसे आज हम महावीर जयंती के बारे में चर्चा करेंगे। सर, आपके बारे में हम क्या बताएं? यूं भी किसी भी व्यक्ति को शब्दों में बांधना, उसके व्यक्तित्व को शब्दों में बांधना ये नामुमकिन सा होता है। एक ऐसे ही व्यक्तित्व है हमारे साथ में मनोज जैन मधुर साहब। आपकी पुस्तकों का भी प्रकाशन हो चुका है, लगभग 2 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी है। एक बूंद हम और धूप भरकर मुट्ठियों में। मुझे लगता है ये 2 काव्य संकलन आपके प्रकाशित हुए हैं सर। जी मैडम, पहला 2011 में हमारा एक बूंद हम काव्य संग्रह आया था और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले 10-15 साल पुरानी हमारी यात्रा रही है। इसके बाद में हमने उस पर अपना काम किया और काफ़ी चर्चित रहा, जिसका अभी आपने जिक्र किया। बहुत धन्यवाद जी। तो सर, चर्चा के दौर को हम आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, आपके काव्य संकलन पर भी बातचीत करेंगे, वागार्थ का भी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। सर, वागार्थ क्या है? जी वृंदा जी, क्या है कि आज से 6 साल पहले हमने एक फेसबुक पर देखा कि सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव वहाँ रहते हैं। तो एक ग्रुप की हमने स्थापना की जिसका नाम था वागार्थ। वागार्थ आज के समय में बहुत सारे देशों में और भारतवर्ष में पढ़ा जाने वाले एक बहुत नवगीत पर एकाग्र बड़ा चर्चित समूह है। हम वहाँ पर केंद्रित पोस्ट लगाते हैं गीत से, नवगीत से, और बहुत सिलेक्टिव सी सामग्री हम उसमें जोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो पाठक और दर्शक है, जो देखने वाला, लाइव वीडियो भी हम लगाते हैं, उसकी चर्चा और उसका ध्येय बहुत दूर तक जाता है। नवगीतों पर हम अगर बात करें तो कई शोध संदर्भ ग्रंथों में आज वागार्थ पर आलेख आए हैं, वागार्थ पर लोगों ने आलेख लिखे हैं और वागार्थ के माध्यम से एक नई पीढ़ी तैयार हुई है जिसने गीत और नवगीत पर और बहुत जमकर काम किया है। ये उसकी उपलब्धि है। क्या बात है। तो धीरे धीरे सारी परतें खुलेंगी सर, और किस तरह से साहित्य के प्रति आपका रुझान हुआ, किस तरह से साहित्य के प्रति आपका प्रेम उमड़ा और आज जो ये नाम है मनोज जैन मधुर, वो वाकई एक स्थापित नाम बन चुका है। इस पे हम तमाम चर्चा करेंगे, पर हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज महावीर जयंती का दिन है। आज हम
याद कर रहे हैं जैन समुदाय, जैन पंथ के भगवान महावीर को। एक छोटा सा वीडियो क्लिप, आइए देखते हैं। आज आएंगे त्रिभुवन के स्वामी, सब मिल आज आवोरी, प्रभु कल्याण मनावोरी, निज कल्याणक की शुभ घड़ी आई। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है जो सबके कल्याण की कामना करता है। यही संदेश दिया था भगवान महावीर ने, और यही कहा था भगवान महावीर ने कि जियो और जीने दो। जी हाँ, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा को ही सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। भगवान महावीर के सबसे प्रमुख सिद्धांतों में एक है जियो और जीने दो और अहिंसा परमो धर्मा। क्या है भगवान महावीर के संदेश? क्यों जरूरत है आज भगवान महावीर पर बात करने की? क्या जरूरत है भगवान महावीर के सिद्धांतों उपदेशों को आप तक पहुंचाने की? इस बात को हम बढ़ाएंगे, इस बात को हम और आगे ले जाएंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ में मधुर जैन जी हैं, मनोज जैन मधुर जी हैं, जो कि अपने मधुर गीतों से आपको गुदगुदाएंगे, भगवान महावीर से हमें जोड़ेंगे। तो सबसे पहले मनोज जैन जी, एक प्यारे से गीत से शुरुआत हम आपकी करेंगे, प्यारे से गीत के साथ में आपकी शुरुआत करेंगे भगवान महावीर। बिल्कुल, आज भगवान महावीर को याद करने का दिन है। हम उनकी जन्म जयंती बहुत जोर शोर से पूरे देश विदेश सभी जगह जो जैन अनुयायी हैं उनके साथ हम सभी मनाते हैं। तो मैं अपने जो गीत का आरंभ करूंगा उसमें जैन सिद्धांत की बात भी आते हैं जो महावीर द्वारा प्रतिपादित हैं, उनकी भी हमें बात करने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल, तो क्यों ना ये शुरुआत करें आपके एक प्यारे से गीत के साथ। बहुत अच्छा है। और मैं आज एक गीत जो रखने वाला हूँ वो महावीर जयंती के अवसर पर विशेष रूप से है और उनके सिद्धांतों की चर्चा करेगा जी। तो सुनिएगा मेरा गीत कि आओ मनाए आज जयंती कुंडलपुर के वीर की, आओ मनाए आज जयंती कुंडलपुर के वीर की, वर्तमान में प्रासंगिक है, वर्तमान में प्रासंगिक है जिनवाणी महावीर की, आओ मनाए आज जयंती कुंडलपुर के वीर की। महावीर भगवान के सिद्धांत जो हैं इस गीत के किस तरह से अंतरे में आते हैं आप सब देखिएगा कि सत्य अहिंसा व्रत अपना कर सतपथ से नाता जोड़े, बढ़ता है संसार जहां से ऐसे पथ से मुंह मोड़े, सत्य अहिंसा व्रत अपना कर सतपथ से नाता जोड़े, बढ़ता है संसार जहां से ऐसे पथ से मुंह मोड़े, अपने आचरणों में ढालें, अपने आचरणों में ढालें शिक्षाएं अति वीर की, आओ मनाए जन्म जयंती, आओ मनाए जन्म जयंती कुंडलपुर के वीर की। यहाँ पर एक अनेकांत शब्द इस गीत में आता है। अनेकांत की शब्द की जो व्याख्या होती है वो बहुत बड़ा संदेश देती है। सत्य को देखने के अनेक तरीके होते हैं, उनके दृष्टिकोण से हम सत्य को परिभाषित कर सकते हैं। तो इस गीत के बंद में आप सब सुनिएगा। अनेकांत के दर्शन को जो, अनेकांत के दर्शन को जो पावन मन से जान गए, अनेकांत के दर्शन को जो पावन मन से जान गए, और नैतिक बल के चमत्कार को मन ही मन पहचान गए, बाधा का हल स्वयं निकाला, बाधा का हल स्वयं निकाला, नाशित नए शरीर की, आओ मनाए जन्म जयंती, आओ मनाए आज जयंती कुंडलपुर के वीर की। जैन दर्शन में एक सिद्धांत है, मोक्ष की कल्पना की गई है, कल्पना नहीं वास्तविकता है। इसमें मैंने शब्द का प्रयोग किया नाशित नए शरीर की। शरीर नाशवान है, जब मोक्ष में हम पूर्ण रूप से भगवान महावीर को बताया हुआ दर्शन है, वहाँ जो पवित्र आत्मा है वहाँ पहुँच जाती है, फिर जन्म मरण की बाधा से मुक्त हो जाती है। तो इस पंक्ति को फिर से देखिए,
देखिएगा, बाधा का हल स्वयं निकाला, नासित नए शरीर की, आओ मनाए जन्म जयंती कुंडलपुर के वीर की। भगवान महावीर का बहुत ही चर्चित और सर्वव्यापक एक सिद्धांत है, जियो और जीने दो, जिसकी अवधारणा पूरे देश में, पूरे समाज में, पूरे विश्व में आज इसकी आवश्यकता है। इस बंद में मैंने कोशिश की है, जियो और जीने दो सबको, जगती को बतलाया था, करता ही सुख दुख का भोगी। इन पंक्तियों में जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत आता है कि करता ही सुख दुख का भोगी, दुनिया को समझाया था, कर्म काट कर शिवपुर पहुंचे। शिवपुर यानी मोक्ष, जी। भगवान महावीर मोक्ष में है। कर्म काट कर शिवपुर पहुंचे, प्रस्तुत नई नजीर की, आओ मनाए जन्म जयंती कुंडलपुर के वीर की, आओ मनाए आज जयंती कुंडलपुर के वीर की। पद चिन्हों पर वीर प्रभु के, चले मोक्ष की राह में। एकमात्र जैन दर्शन पूरे विश्व को यह संदेश देता है कि हम में भी, हमारी आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। बिल्कुल। इसको मैं पंक्तियों में फिर से डालता हूं, पद चिन्हों पर वीर प्रभु के, बड़े मोक्ष की राह में, फिर आई है वीर जयंती संकल्पों की चाह में। ओ माटी गंध बिखेर रही है, माटी गंध बिखेर रही है, रिजुकूला के तीर की, चलो मनाए आज जयंती कुंडलपुर के वीर की। और इस गीत का अंतिम बंद रिजुकूला के तीर के, जिसका वर्णन शास्त्रों में आता है, भगवान महावीर की कहानी से जुड़ता है। जी, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं मनोज जी कि किस तरह से स्क्रीन पर भी हम बता रहे हैं अपने दर्शकों की कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है जो सबके कल्याण की कामना करता है। तो एक बार फिर आप सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अंतिम बंद इसका प्रस्तुत कर रहा हूं, कर्म शत्रु से लड़े निरंतर। हमको भी लड़ना है, हमारे जो कर्म है, जो शत्रु हैं, यही सबसे बड़ा हमारा बैरी है। और इसको भगवान महावीर बताते हैं कि इस तरह से उनकी शिक्षा है कि हम अपने आप का कल्याण कर सकते हैं। अंतिम बंद प्रस्तुत करता हूं, कर्म शत्रु से लड़े निरंतर, कर्म शत्रु से लड़े निरंतर, पावन भाव बनाए थे, ऐसा लगता। की मुद्रा के हम दर्शन कर रहे हैं, ऐसा लगता जैसे कल ही इस धरती पर आए थे, कर्म शत्रु से लड़े निरंतर, पावन भाव बनाए थे, ऐसा लगता जैसे कल ही इस धरती पर आए थे, ताकत तुमको बांध न पाई, ताकत तुमको बांध न पाई, वैभव की जंजीर की। मनोज जी देखिए कैसे स्क्रीन पर महावीर का जन्म कल्याणक हम मना रहे हैं, और महावीर को पलना झुलाना आज के दिन बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं भगवान महावीर का जन्म हुआ तो शिशु बालक जो महावीर का जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था आज के दिन में, तो आज देखिए किस तरह से पालना झुलाया जाता है। श्रावक आज के दिन पालना झुलाते हैं और चारों ओर उत्साह का माहौल रहता है, उत्सव का माहौल रहता है। एक फेस्टिवल के रूप में जैन धर्म के अनुयायी आज के दिन को मनाते हैं। बहुत जोर शोर से हर मंदिर में पूजन अर्चन होता है, भजन होते हैं, कीर्तन होता है, और ऐसा लगता है जैसे कि आज बहुत बड़ा दिन है, शुभ दिन है। आज सेवा भाव को भी हम अपने जो अंदर सेवा भाव के लिए भी पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हम दूसरों की मदद कैसे कर सके। महावीर के सिद्धांतों की, महावीर के उपदेशों को आज हम याद करते हैं, और मुझे लगता है कि महावीर के सिद्धांतों और उपदेशों को याद करने के लिए सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए, बल्कि हर दिन महावीर को याद करने के लिए होना चाहिए। बहुत अच्छा विश्लेषण आपने किया है। सच बात तो यह है कि महावीर भगवान के जो दर्शन हैं वो हमारे नैतिकता को और हमारे समाज को और हमारे देश को और हमारे राष्ट्र को बहुत ही संयत और अपने आप को व्यवस्थित करने का संदेश देते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पर्यावरण के संरक्षण की, आज बात की जाती है, जबकि भगवान महावीर के दर्शन में यह बात है कि एक पत्ती तक को नहीं तोड़ा जाता, क्योंकि उन्होंने उसमें भी जीव की भाव को देखा। और जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का है, यानी पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, इन सब में एक इंद्रिय जीव होता है। इतनी सघन और सूक्ष्म व्याख्या भगवान महावीर ने
अहिंसा के मामले में की है। जी। और इस तरह से उनके जो बुनियादी सिद्धांत हैं या आधारभूत सिद्धांत हैं वह केवल जैनों के लिए नहीं है, प्राणी मात्र के लिए है। मनोज जी, पूरी बहुत दुनिया सुंदर के लिए। आपने बात कही है कि कैसे जैन धर्म जो है वो पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांत की ओर भी प्रेरित करता है हमें, क्योंकि एक इंद्रिय जो जीव है उसकी भी रक्षा करने की भाव हमें जैन धर्म में सिखाए गए हैं। और कहते हैं कि फूल, पेड़, पत्तियां बिल्कुल भी ना तोड़ें, इनमें भी प्राण होते हैं, इनमें भी जान होती है, तो इस तरह से इन्हें संरक्षित करें। और अहिंसा की यदि हम बात करते हैं तो पर्यावरण की जब हम बात करते हैं, पर्यावरण को संरक्षित करने की, संतुलित करने इसी की, संरक्षण की उपयोगिता में भगवान महावीर के विचारों को जब मैंने जाना और समझा तो उन्होंने उपयोग की बात की है, उपभोग की बात नहीं की। हम लोग क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। उपभोग से पर्यावरण के जो तत्व हैं सभी जब एक साथ फिर हमें बाधा होती है, हम देख रहे हैं कि हमारे सामने संकट है, तो उन सब संकटों से बचाने के लिए भगवान महावीर कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाले समय में भी, भविष्य में भी प्रासंगिक होंगे। बिल्कुल सही तो कहा आज- मनोज जी आपने, आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि किस तरीके से भगवान महावीर के जो उपदेश है, जो उनके सिद्धांत है, अहिंसा की बात करते हैं हम, अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं हम, तो इस तरह की जो बातें हैं वो निश्चित ही, चाहे हम वर्तमान की बात करें, भविष्य की बात करें, वो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे ही। दर्शकों, हम आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में आज एक और बेहद खास मेहमान जुड़े हैं, चूंकि अंधत्व निवारण सप्ताह भी हम मना रहे हैं, तो ग्लाकोमा के बारे में हम बात करेंगे विस्तार से, कैटरेक्ट के बारे में बात करेंगे और अंधत्व को दूर कैसे किया जा सकता है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में आज जुड़े हैं डॉक्टर ललित श्रीवास्तव, आप नेत्र सर्जन है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दर्शकों, एक बार फिर से हम आपको याद दिला देंगे कि हमारा ये प्रोग्राम लाइव फोन इन प्रोग्राम है और 2 हमारे टेलीफोन नंबर से, उन नंबर्स का इस्तेमाल करके आप हमारे फोन कॉल के माध्यम से आप हमारे विषय विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, आपके मन में जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरी हैं हमारे विषय विशेषज्ञों से। तो सर, अंधत्व निवारण सप्ताह भी हम बना रहे हैं जी। क्या क्या वजह होती है कि कोई व्यक्ति अंधत्व की ओर अग्रसर हो जाता है? अभी हाल ही में जो हमने पखवाड़ा मनाया है 3 तारीख से 19 तारीख तक, उसमें विशेष रूप से आँख की एक ऐसी बीमारी जिसको कि हम ग्लाकोमा या काला पानी या काला कांचबिंद बोलते हैं, इसकी बात की गई है। और इसका भी हाल ही में जो शोध हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम्स में जो रिपोर्ट कुछ समय पहले आई थी, उसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति का अगर ये बीमारी पर ध्यान नहीं दिया गया तो 2040 तक लगभग 11 करोड़ लोगों को विश्व में ये बीमारी अपनी चपेट में ले लेगी। और इस बीमारी की बुराई सबसे बड़ी ये है कि ये कभी कभी कोई लक्षण ही नहीं देती है और धीरे धीरे आँख की जो नस, ऑप्टिक नर्व होती है, वो सूख जाती है और मनुष्य को दिखना बंद हो जाता है। इसमें जितना नुकसान ये आँख की नस को करता है, ऑप्टिक नर्व को, वो इरिवर्सिबल होता है। इसमें ये बहुत बड़ी कठिनाई की बात है। बाकी जो बीमारियाँ हैं, जैसे कैटरेक्ट है जिसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं, इसमें जब हम मोतियाबिंद निकाल देते हैं व्यक्ति को ऑपरेशन के पश्चात पूर्णतः प्रारंभ की तरह, जैसा ऑपरेशन के पहले दिखता था वैसा उसको दिखने लगता है। डॉक्टर ललित, आपने जो बात करी उससे मेरे मन में एक प्रश्न आता है जी। कि इसे हम जो कैटरेक्ट होता है या जो आपका ग्लोकोमा होता है, क्या ये दोनों आपस में इनका कोई रिलेशन भी होता है? यानी कि हम ये जानना चाहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को कैटरेक्ट हुआ है तो क्या उसको ग्लाकोमा होने की संभावनाएं होती हैं या बहुत फिर ग्लाकोमा जी हाँ, वाले इंसान जी। को कैटरेक्ट होने की संभावना रहती है? वैसे तो दोनों बीमारियां अपने आप में पृथक हैं, जी। फिर भी ऐसा देखा गया है कि कभी कभी कैटरेक्ट जब बहुत अधिक अपना पक जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना मैच्योर हो गया वो, तो कभी कभी मरीज में उसको ग्लाकोमा उसमें जुड़ जाता है। तो उस कंडीशन में को हम एक इमरजेंसी, अपनी मेडिकल इमरजेंसी मानते हैं, ऑप्थेल्मिक इमरजेंसी मानते हैं, तो उसमें हमें उसकी तत्काल फिर इलाज करना होता, अन्यथा उसको भी फिर रोशनी जाने का डर होता है। जी। वैसे दोनों बीमारियां पृथक हैं, कैटरेक्ट अलग है और ग्लाकोमा अलग पर है। सर, जैसे कि आपने बताया कि ग्लाकोमा यदि किसी व्यक्ति को हो जाता है, एक तो ये छुपकर बीमारी आती है, जी जी बिल्कुल सही। डायरेक्टली ना आकर ये जैसे दुश्मन छुपकर वार करते हैं, उसी तरह Correct, ये बीमारी correct. भी बिल्कुल चोरी चोरी चुपके चुपके आती है और कैसे जी। हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाती है हमें पता ही नहीं होता। पर आपने जैसे कि बताया, दर्शकों हम आपको फिर से बता दें कि कैटरेक्ट जो होता है उसको ऑपरेशन के बाद में एक बार फिर से ठीक किया जा सकता है। जो हमारी आंखें हैं ऑपरेशन के बाद में फिर से उसी तरह से देख सकती है जैसे कि पहले से देख सकती थी। पर बात करते हैं कैटरेक्ट की, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि एक बार इस बीमारी की चपेट में आने के बाद में स्थितियां पुनः
सामान्य नहीं हो सकती जिस तरह कैटरेक्ट से तो डरने की मैडम ज़रूरत नहीं है जी। क्योंकि उसका तो हम लोग निरंतर देखरेख करते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि ऑपरेशन के पश्चात उसको रोशनी पुनः अपने पहले की तरह प्राप्त हो जाती है। ग्लाकोमा जो है ये एक थोड़ा सा चोरी छुपे आपकी नज़र को चुराता है। कभी कभी कोई लक्षण नहीं होते और कभी कभी लक्षण होते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, आँख में लगातार दर्द होना, हमारी नज़र का जो चश्मा होता है, पढ़ने वाले नियर विजन का चश्मा होता है, उसका बारंबार नंबर चेंज होना, साथ साथ जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, जो वो अत्यधिक तनाव में होते हैं, और किसी किसी के यहाँ मायोपिया करके भी एक रिफ्रैक्टिव एरर होती है, तो इस परिवारों में ग्लाकोमा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो 40 साल की उम्र के बाद हमारी सलाह है कि सब लोगों को अपनी अपनी आँख का जो इंट्राकुलर प्रेशर है, IOP हम लोग बोलते हैं, वो छोटी सी जांच होती है, मशीन के द्वारा हम लोग उसको कर देते हैं। स्क्रीनिंग भी हम लोग करते ही हैं और अभी इस पखवाड़े में हम लोगों ने पूरे देश में इसका हमारी ऑल इंडिया ऑप्थेल्मिक सोसाइटी के निर्देशानुसार सबों की जांच की है, प्रेशर का जांच किया है। तो प्रेशर अगर सामान्य से ज़्यादा होता है, सामान्य प्रेशर जो 10 से 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, अगर इसमें ये बढ़ा हुआ होता है तो फिर हम उसको संभावित ग्लाकोमा का मरीज समझकर उसकी पूर्ण जांच करते हैं और अगर उसमें बीमारी निकलती तो आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जिसको कि दिन में एक बार डालने से इस बीमारी पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। सर, हमारे साथ में बहुत अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन हमें चेक कराते रहना चाहिए। जैसे सर ने बोला कि IOP भी हम जिसे कहते हैं, समय समय पे जाएं आप इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन या इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर की जांच करवाएं, ताकि यदि आप भी ग्लाकोमा जैसी बीमारी यदि चोरी से दस्तक दे रही है तो उससे हम बच सके। एक टेलीफोन भी हमारे पास में है, हमारे कॉलर भी हमसे जुड़े हुए हैं, आइए उनकी फोन कॉल को ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं नंद बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे गर्भावस्था के दौरान अंगहीन नेत्रहीन हो जाते हैं, और दूसरी चीज जो हमारा वातावरण है, इसलिए हम लोग कंप्यूटर के काम करते हैं तो कितना हमें आंखों को आराम देना चाहिए, कितनी शक्ति माननी चाहिए, और ये हमारा जो पर्यावरण है, ये हमारा खान पान है, दिनचर्या, ये हमारे आंखों के लिए कितना नुकसानदेह है, हम इसके पर किस तरह से सचेत रहे, अपनी दिनचर्या को कैसे बदलें। वर्तमान युग में जो हम गैजेट्स, डिजिटल गैजेट्स का उपयोग करते हैं, इसमें मोबाइल आते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि आते हैं, इसके कारण हमारी आंखों में एक तो सूखापन आता है क्योंकि हम टकटकी लगा के एक नज़र स्थिर करके उस स्क्रीन को देखते हैं। दूसरा, उसमें ब्लू लाइट का भी नुकसान होता है। इसके कारण जो तकलीफ़ होती है उससे ड्राइनेस होती है और कभी कभी बच्चों को चश्मे का नंबर भी आ जाता है, मायोपिया जिसको हम बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम एक तो बीच बीच में इंटरवल लें। जब हम जिन लोगों को अधिक स्क्रीन पर काम करना होता है उनको अपनी आंखों को बार बार झपकाना चाहिए ताकि आंखें गीली रहें। दूसरा, हर 2 घंटे में दोनों अपनी हथेली को ऐसा गर्म करके आंख पे लगा के बैठना चाहिए। एक और जो इन्होंने बात पूछना चाहिए कि क्या प्रेग्नेंट विमेन जी यदि बहुत ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती है तो उसकी होने वाली संतान के लिए भी इस तरह की खतरा रहता है क्या? उसकी नहीं, उसमें न्यूबॉर्न बेबी जो आएगा उसको तो खतरा नहीं होता है, पर मदर को खतरा होता है। मदर को ये खतरा होता है कि उसको तकलीफ होगी, आंख में सूखापन आ सकता है और उसको आंख में जलन हो सकती है, आंख लाल हो सकती है, तो अनड्यू स्ट्रेन होगा। तो स्ट्रेन नहीं होना चाहिए प्रेगनेंसी के समय, ये सावधानी रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके आधा घंटे अपने मोबाइल वगैरह का उपयोग करें। बीच बीच में लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स बहुत मार्केट में उपलब्ध है, उनको उपयोग कर सकते हैं। ठंडे पानी से आंख धो सकते हैं और जो विटामिन ए वगैरह जैसे गाजर, पपीता, आम, कद्दू का साग जो होता है इसमें विटामिन ए होता है, इसको उपयोग करें। विटामिन सी, सभी जो खट्टे फल होते हैं जैसे मौसम्बी, संतरा, नींबू वगैरह, इसका उपयोग करने से भी हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है और आंखों की तकलीफें हमें कम होती हैं। जी, तो दर्शकों, जैसे कि डॉक्टर ललित अभी आप सबसे कह रहे थे कि यदि आप लुब्रिकेटिंग एजेंट जो होते हैं हमारे CMC वाले जो आपके आई ड्रॉप्स रहते हैं, आई ऑइंटमेंट्स रहते हैं, उनका इस्तेमाल यदि करते हैं तो ड्राइनेस के लिए आप काफी हद तक कम कर सकते हैं, जिसको हम ड्राई आई भी कहते हैं। आजकल लगातार हम स्क्रीन पर काम करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, तो लगातार उनके इस्तेमाल करने से भी ड्राई आई की प्रॉब्लम होती है। जी, तो दर्शकों, वैसे भी हम हमेशा आपको ये सलाह देते हैं, हमारे जो भी डॉक्टर, जो भी एक्सपर्ट यहाँ पर आते हैं वो भी हमेशा आपसे कहते हैं कि यदि कोई भी बीमारी के लक्षण आपको लग रहे हैं तो शुरुआती दौर में ही आप उसे इग्नोर ना करें, आप चिकित्सक के पास जाएं और चिकित्सकीय परामर्श अवश्य लें, ताकि वो जो प्रॉब्लम है, जो आपको रोग या जो भी डिजीज आपको हो रही है वो बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में ना आ पाए और उसको हम ट्रीट कर सके। सर, क्या मैं सही कह रही हूँ? डॉक्टर ललित, बिल्कुल ठीक, सही कहा आपने, और ये दर्शकों तक ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। यही हमारे आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है। बिल्कुल। और हमारे एक टेलीफोन कॉलर हमसे जुड़े हैं, हमारे एक एक्सपर्ट हमसे जुड़े हैं।
उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे, उनसे संपर्क करने का हम पुनः प्रयास करेंगे। हमारे साथ में मनोज जैन मधुर जी हैं, जो कि अपने मधुर गीतों से हम सबको प्रेरित कर रहे हैं एक बार फिर महावीर के सिद्धांतों को अपनाने की। तो सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात, चूंकि महावीर जयंती का आज खास दिन है, तो महावीर के ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो आज की युवा पीढ़ी के लिए अपनाने चाहिए, और क्यों आपके लिए ऐसा कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? उसके बाद एक सुंदर सा गीत। मैं तो जैसा आपने मुझसे ये प्रश्न किया, और समग्र रूप से यदि मैं अपनी बात करूं, भगवान महावीर के सारे सिद्धांत, बुनियादी सिद्धांत हम सब के लिए हैं, आम जन के लिए हैं जी। हम में से कोई अछूता नहीं है जो इनका पालन ना करता हो या उसके जीवन में सिद्धांत घटित ना होते हों। सर देखिए किस तरह से जैन अनुयायी जो है, जैन समुदाय के लोग हैं, खुशियां मना रहे हैं, पालना झुला रहे हैं भगवान महावीर को बाल रूप में। भगवान महावीर को आज हम सुंदर सुंदर पोशाक भी पहनाते हैं और कहते हैं आज भगवान महावीर का अवतरण हुआ था, जो वाकई वर्तमान शासन नायक भी हैं। वर्तमान के वर्धमान भगवान महावीर सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह का जिन्होंने सिद्धांत का प्रतिपालन किया था, ये उपदेश उन्होंने दिए थे, जियो और जीने दो। कैसे भजन गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं जैन समुदाय के लोग, और निश्चित ही किसी दीपावली से कम नहीं होता है आज का ये पर्व अच्छा जैन समुदाय के लोगों के लिए। सही प्रश्न आपने पूछा है, और जहाँ तक मेरी अवधारणा है और जो मैं मानता हूँ कि भगवान महावीर के सभी सिद्धांत कारगर हैं। मैं अपरिग्रह के सिद्धांत से ज़्यादा प्रभावित हूँ। मुझे लगता है कि देखिए, वैश्विक स्तर पर जहाँ चारों तरफ वर्चस्ववादी जो शक्तियाँ हैं या प्रवृत्तियाँ हैं हमारे अंदर की, हम सब पर कहीं ना कहीं हक जमाना चाहते हैं। ऐसे में भगवान महावीर स्वामी जी अपरिग्रह के सिद्धांत की बात करते हैं। वह कहते हैं कि जितना ज़रूरत है उतना अपने पास रखिए। यह केवल वस्तु के संदर्भ में बात नहीं है, यह बात व्यक्ति के संदर्भ में भी है कि हम अपने संपर्क, हम अपने नाते रिश्ते और हम अपनी जो ज़रूरतें हैं वो उनको लिमिटेड करें। वो कितना बड़ा संदेश है यदि हम सब मानते हैं। यदि उदाहरण के लिए मेरे पास 10 घर हैं, वो ज़रूरत मुझे एक की है, तो वो 9 का दुरुपयोग कहीं ना कहीं मेरे माध्यम से हो रहा है। यदि मैं अपरिग्रह का सिद्धांत अपनाता हूँ तो 9 का उपयोग 9 लोग कर सकते हैं। बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। एक और मैडम इस संदर्भ में बात कहना चाहता हूँ, अनेकांत का जो सिद्धांत है बहुत कारगर सिद्धांत है। इससे पहले भी मैं अपनी बात कही थी कि दृष्टि की समग्रता, सत्य को जानने की समग्र दृष्टि अनेकांत में है। इसी प्रकार से भगवान महावीर का सिद्धांत एक और स्यादवाद का सिद्धांत, जिसमें हमें एक स्पेस देते हैं हम सामने वाले के लिए कि सिर्फ आप ही सही नहीं, आप गलत भी हो सकते हैं और मैं सही भी हो सकता हूँ। बाल्यावस्था के महावीर हम देख रहे हैं कैसे त्रिशला माता के घर में क्रीड़ा कर रहे हैं, बाल क्रीड़ा करते हुए भगवान महावीर का बाल्य रूप, और कैसे कि राजपाट छोड़कर, सब कुछ छोड़कर उन्होंने मोक्ष मार्ग के पथ को अपनाया था। आत्म कल्याण के साथ साथ उन्होंने दूसरों के कल्याण, संयम, त्याग, सबकी परिस्थितियों को भगवान महावीर के जीवन दर्शन में हम देख सकते हैं। जी मनोज जी, हमारे साथ हमारे एक विशेषज्ञ जुड़े हैं, उनके हम कॉल को ले लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा के दौर को बढ़ाएंगे। स्वागत। हमारे साथ में संगीता जी हैं, पशु प्रेमी हैं, पक्षी प्रेमी हैं, हम कहेंगे स्पेशली। हेलो मैडम, नमस्कार। संगीता जी, बहुत काम आप कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर आप लोग काम कर रहे हैं, आपकी संस्था जो है वो भी बहुत काम कर रही है पक्षियों के लिए। और अभी जो बात है बहुत जरूरी जो है, अभी गर्मियों का मौसम भी आ रहा है, पक्षियों के लिए हमें बहुत कुछ प्रयास करने चाहिए, उनको दाना पानी रखना चाहिए, उनके भोजन का, पानी का प्रबंध करना चाहिए। मैडम, हम चाहेंगे कि कुछ जानकारी आप दें। जी बिल्कुल मैडम। एक्चुअली अभी जो चल रहा है कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि तापमान बढ़ता जा रहा है और पक्षियों की हम लोग देख रहे हैं कि जो वो सहनशीलता है गर्मी के प्रति, वो धीरे धीरे जैसे हम लोग हैं वैसे ही वो गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं, और एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद वो सहन कर नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो उनको गर्मी की वजह से चक्कर खा करके गिर रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है उनको, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। और ज्यादातर हमारे घरों के आसपास जो पक्षी है वो कबूतर है, मैना है, बुलबुल है, गौरैया है, इस प्रकार के पक्षी है। तो हमको जो है ज्यादातर आपका हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि उनको ज्यादा पानी वगैरह अवेलेबल कराएं, तो वो दाना पानी और ये सब हम अपने घरों के छतों पे रख सकते हैं।
और कुछ समय से ये एक परेशानी आ रही है कि जो पक्षी हैं वो कहीं ना कहीं घायल अवस्था में मिलते हैं या उनके चूजे गिर जाते हैं घोंसलों से, या जी। फिर उधर कहीं ना कहीं उनके जो है घायल होकर के पड़े मिलते हैं, गर्मी से परेशान मिलते हैं। तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक बहुत जरूरी बात उसको पे आ रही है। जी, तो मैडम बिल्कुल सही है कि पक्षियों को संरक्षित करना, सुरक्षित रखना, उन्हें एक नया जीवन दान देना हम सबकी एक महती जिम्मेदारी भी हो जाती है। गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है तो कोशिश करें कि हम अपने घरों में दाना जरूर रखें, एक सकोरे में पानी जरूर रखें और पक्षियों को संरक्षित करने का काम करें। अभी हमने हाल ही में गौरैया दिवस मनाया है 20 तारीख को, और उस दिन भी हमने बहुत कोशिश की थी जागरूकता फैलाने की कि गौरैया के साथ साथ अपने पक्षियों का संरक्षण कैसे करें। मैडम एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी कुछ दिन पहले ही हमें ये पढ़ने में आया था, देखने में आया, सुनने में आई थी ये बात कि पक्षी यदि कोई घायल होता है आपके घर में, आपके आसपास, तो एक टेलीफोन नंबर भी मेंशन किया गया था कि उस पर आप सूचित करें और तुरंत संबंधित व्यक्ति आपके यहाँ पर आएगा और उस पक्षी का उपचार करेगा। तो इस चीज में कितनी उपयोगिता है, कितनी सार्थक है ये बात? जी जी, अभी कुछ दिनों से क्या ये घटनाएं बढ़ रही है, बल्कि हम देखें तो आमतौर पर ये घटनाएं होती कि पक्षी अभी जैसे मैंने बताया कि चूजा गिरा हुआ मिल रहा है या कोई बड़ा कबूतर है या किस तरह के आसपास के जो हमारे गौरैया या आमतौर से आसपास पाए जाने वाले गायब हो जाते हैं, तो उनको हम कैसे करेंगे कि हम लोग इंसानी शरीर का तो उपचार कर सकते हैं, लेकिन पक्षियों का और पशुओं का उपचार थोड़ा अलग विज्ञान है। तो उसके लिए मैंने ये पढ़ा था, पेपर में ही आया था कि 1962 यानी कि 1962 एक एम्बुलेंस सर्विसेज है जो पशु विभाग द्वारा संचालित है, लेकिन जिन लोगों ने उनसे संपर्क किया उनके द्वारा ये बताया गया है कि इसमें पक्षियों का उपचार अभी फिलहाल नहीं किया जा रहा है, और ये एम्बुलेंस सेवा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। और जो चूजे गिरे हुए मिलते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि लोग ये डाल करके उनको ला देते हैं घर में, लेकिन जब कभी भी चूजे मिलते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो आसपास उसका फैसला जरूर होगा उस पक्षी का, और वो चूजा जो रहता है उसके माँ बाप भी वहीं आसपास रहते हैं, तो वो जब उड़ने का प्रयास करते हैं किस वजह से गिर जाते हैं, तो हमको उनको घर लाने से बचना चाहिए, उनको घर लाना ही नहीं चाहिए उन चीजों को, बल्कि ये कोशिश करना चाहिए कि उसको सुरक्षित थोड़ा सा किनारे कर दें, ज्यादा बीच रोड पे या ना रखें, जिससे वो धीरे से उनके माँ बाप उनको लेकर के चले जाते हैं। क्योंकि जब हम चूजों को घर लाते हैं तो वो चूजे हम उनको ना उस तरह का खाना दे सकते हैं, ना उनको उस तरह का लालन पालन कर सकते हैं जिस प्रकार से उनके पक्षियों के माँ बाप करते हैं, क्योंकि पक्षी के चूजों को लागना चाहिए कीड़ों के, जो वो हम उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम अब उस चूजे को लाते हैं तो हम उसको जीवन दान देंगे, बल्कि हम उसकी प्रॉब्लम ही होगी। और उसी प्रकार से घायल पक्षियों की बात हम करें तो ये अभी देखने में आया कि घायल पक्षियों का उपचार करने के चक्कर में 2-3 दिन हम उसको घर में रख लेते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हमको घायल पक्षी को 48 घंटे के अंदर अंदर, अगर वो घायल अवस्था में ज्यादा सीरियस है तो उसको हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को करके उसको रेस्क्यू करा देना चाहिए, क्योंकि हम क्या आप लोग जो है वो अधिकृत नहीं है, ताकि उसका सही ट्रीटमेंट उसे मिल सके। संगीता जी शायद आप यही कहना चाह रही हैं। और संगीता जी, चूंकि आज महावीर जयंती का दिन है और भगवान महावीर ने भी कहा था जियो और जीने दो, और अहिंसा की उन्होंने बात की थी भगवान महावीर ने, जाते जाते आप क्या संदेश देंगे? यदि हम बात करते हैं पशु पक्षियों के संरक्षण की, उन्हें भी जीने का पूरा हक होता है, उन्हें भी संरक्षित करना हमें चाहिए, तो आप क्या कहेंगे मैडम जाते जाते? जी, बस ये है कि घायल पक्षियों को हम उचित चैनल के माध्यम से वन विभाग को सूचित करके उन्हें रेस्क्यू कराना चाहिए, और जहाँ तक कोशिश करें प्रारंभिक अवस्था में उनको अपने आप ही रिकवर करके उनको जाने दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम रेस्क्यू करके किसी और जगह पे जाते हैं तो हम उनकी कम्युनिटी से उनको हटा के अलग कर देते हैं, जिससे वो सर्वाइवल जो है मुश्किल हो जाता है उन बर्ड्स का। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि अगर साधारण सी कोई समस्या है तो उनको वहीं दाना पानी, ग्लूकोज का पानी या इस तरह से अवेलेबल करा के उनको रिहैब कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर संगीता, आप हमसे जुड़े और इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने विस्तार से हमसे चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम नमस्कार एमपी से आप सभी जुड़े हुए हैं। हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें, 12 बजे से 1 बजे तक इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाता है, और हमारा ये प्रोग्राम जो होता है ना वो लाइव फोन इन प्रोग्राम होता है। तो हमारे 2 टेलीफोन नंबर्स भी हैं। उम्मीद है कि शुरुआत में ही आपने उन नंबर्स को नोट डाउन कर लिया होगा। यदि आपने उन नंबर्स को नोट डाउन नहीं किया है तो एक बार फिर से हम हमारे स्क्रीन पर, टेलीविजन स्क्रीन पर ये नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, जल्दी से नोट डाउन कर ले, जुड़े हमारे प्रोग्राम में हमारे विषय विशेषज्ञों से। हमारे नंबर्स हैं 0755 266 0049, इसके साथ ही टोल फ्री नंबर
1800233040। उम्मीद दर्शकों आपने इन नंबर्स को नोट डाउन कर ही लिया होगा। और एक बार फिर से हम आपको वो याद दिला दें कि हमारे साथ में आज महावीर जयंती पर चर्चा करने के लिए और महावीर के सिद्धांतों पर चर्चा करने के लिए मनोज जैन मधुर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ में हमारे नेत्र सर्जन डॉक्टर ललित श्रीवास्तव जी भी आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो अंधत्व निवारण के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। ग्लाकोमा क्या होता है, कैसे इसको दूर हम कर सकते हैं, किस तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है, कैटरेक्ट क्या होता है, इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इन तमाम विषयों पर आज हम डॉक्टर ललित से बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर ललित, एक और हमारा प्रश्न जो आता है, कहते हैं कि हमारी आंखें बड़ी अनमोल हैं और आंखें खूबसूरत भी बहुत होती हैं। किसी भी व्यक्ति की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करती है हमारी खूबसूरत आंखें। तो आई डोनेट करने की हम बात करते हैं, इसके लिए भी थोड़ी सी लोगों में जागरूकता कम होती है। हमारी मृत्यु के कितने समय बाद भी हमारी आंखें जीवित रहती हैं, कितने समय के बाद भी हम ये आंखें जो हैं वो डोनेट कर सकते हैं किसी भी? बहुत ही अच्छा आपने बात की है चर्चा में। नेत्रदान की जहाँ तक बात होती है तो कई लोगों को ये भ्रम होता है कि अगर पूरी आँख हमारी ख़राब हो जाती तो उसको हम बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे आँख का जो जिसको हम पुतली बोलते हैं, मेडिकल साइंस में उसको कॉर्निया बोलते हैं, सामने का जो ब्राउन पोर्शन हमें दिखता है, बेसिकली वो ट्रांसपेरेंट होता है। अगर उसमें कोई ख़राबी आ जाती है, उसमें सफ़ेदी आ जाती है, उसमें झिल्ली पड़ जाती है, उसके ऊपर कोई मांस आ जाता है जिससे कि आँख की रोशनी अंदर जाने से अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो उस कॉर्निया को हम लोग बदलते हैं। और नेत्रदान में यही हम लोग करते हैं कि आँख की पुतली को निकाल के जिस व्यक्ति को उसकी ज़रूरत होती है उनको हम उसमें प्रत्यारोपित कर देते हैं। प्रारंभ में ये होता था कि एक कॉर्निया से हम एक व्यक्ति की आंख को रोशनी दे सकते थे, परंतु मेडिकल साइंस की जो प्रोग्रेस हुई है और उसमें हमारे एक भोपाल मेडिकल कॉलेज के पढ़े हुए एक बहुत अच्छे डॉक्टर जो कि ऑस्ट्रेलिया में आज के कार्य कर रहे हैं, उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर रसिक बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेफ्यू हैं वो। उन्होंने ऐसी विधि आज़ाद की है कि एक कॉर्निया से हम 5 लोगों की आंखों को नेत्रदान दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हमारे मेडिकल साइंस में बन गई है। और जहाँ तक नेत्रदान के समय कब हम आँख निकाल सकते हैं, तो इसके पहले हम लोग उस फैमिली का जिसमें नेत्रदान जो करना चाहते हैं उसका एक फॉर्म होता है, वो फिलअप करते हैं अपने मृत्यु के पूर्व, और उसके हिसाब से हमारे पास एक रजिस्टर होता है। उसमें जिन लोगों को नेत्र हमें लगाना होता है उनका भी हमारे पास सूची होती है। तो प्राथमिकता के आधार पे हम उनको कॉल करते हैं। और मृत्यु के अभी जैसे गर्मी का सीज़न है, इसमें आइडियली तो 4 घंटे में हमें नेत्र निकाल लेने चाहिए, और नहीं तो वैसे 6 आवर्स तक हम उसको सुरक्षित निकाल सकते हैं। निकालने के बाद फिर हम उसको अपने जो हमारी प्रोसेस होती, प्रोसेसिंग करके उसको महीनों तक अपने साथ रख सकते हैं। विशेष रूप से 1 महीने में हम लोग उसका प्रत्यारोपण कर देते हैं। जी। अच्छा सर, यहाँ पर एक बात और जो हमारे अंदर आती है वो ये आती है कि जैसे कि आपने कहा कि गर्मी के मौसम में 4 घंटे तक आंखों का जो कॉर्निया वाला पार्ट है वो सुरक्षित रहता है। नॉर्मल डेज की यदि हम बात करते हैं तो 6 से 8 घंटे वो पार्ट सुरक्षित रहता है। क्या घर में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो 4 घंटे तक उसको हम प्रिजर्व कर सकें, किसी भी तरह का डिटोरिएशन उसमें ना आए? हाँ, उसमें फिर ये करते हैं कि हम स्टरलाइज जो कॉटन होती है, आई पैड जो होते हैं, उनको सेलाइन जो होता है, स्टराइल सेलाइन, उसमें भिगा के और आँख को बंद करके उसके ऊपर उनको स्वाब बना के रख देते हैं, कॉटन का स्वाब बना के, ताकि वहाँ गीलापन बना रहे। सबसे गलत क्या हो जाता है कि अगर आँख गीली नहीं, आँख खुली हुई रह गई और टेम्परेचर ज़्यादा है, डस्टी एटमॉस्फेयर है, तो उसमें कॉर्निया ख़राब होने का डर रहता है। तो सलाह ये है कि सेलाइन से, नॉर्मल सेलाइन जो होता है, ये उबला हुआ पानी, उसमें हम रुई को डाल दें, अच्छी तरह उसको उबल जाने दें। उबल जाने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो वो आँख के ऊपर हम एक स्वाब बना के, कॉटन का स्वाब फुहा बना के उसको रख सकते हैं। तो इसमें हमारा जो कॉर्निया है वो हेल्दी बना रहता है जी। और कभी कभी हम लोग ये भी सलाह देते हैं कि एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, अगर लोगों में अवेयरनेस अब समाज में होती जा रही है, लोगों में काफ़ी इस चीज़ को लेके एक उत्साह भी है, और लोग आजकल बॉडी भी डोनेट करते हैं, आर्गन भी डोनेट करते हैं बहुत। जैसे हम लोग देखते हैं हमारी करण फाउंडेशन है, उसमें डॉक्टर राकेश भारक हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इस चीज़ को लेके हम लोग उनको सलाह देते हैं कि कैसे कैसे उसको, आँखों को सुरक्षित रखना, शरीर को सुरक्षित रखना है, और टाइमली उस टीम को हम लोग इत्तला करते हैं, इंटीमेट करते हैं, ताकि वो टीम आके उस आँखों को निकाल ले और उसको सामने वाले को लगा सके। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। क्या इंडिया में या मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं कॉर्निया ट्रांसप्लांट, क्या अब यहाँ भी संभव? इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे कुछ समय के पश्चात। उसके पूर्व हम आपको बता दें कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। वंदे भारत की यदि हम बात करते हैं, एक फास्ट ट्रेन
की सौगात दी है मध्य प्रदेश के लिए। और मध्य प्रदेश में भी रानी कमलापति स्टेशन से न्यू दिल्ली तक वो ट्रेन चलेगी वंदे भारत। 1 अप्रैल को मध्य प्रदेश में उसका शुभारंभ किया गया था। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभारंभ किया था वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ, हाई स्पीड ट्रेन। और जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि कितना सर्व सुविधा युक्त ये ट्रेन मेक इन इंडिया के अंतर्गत वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो शुभारंभ हो चुका है। 1 अप्रैल से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक इस ट्रेन को ये जाएगी। 6 दिन ये ट्रेन जाएगी। सिर्फ शनिवार की यदि बात करते हैं तो शनिवार को बस ये ट्रेन नहीं जाएगी, बाकी 5 दिन ये ट्रेन जाएगी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से निजामुद्दीन तक, नई दिल्ली तक। और निश्चित ही जो भागम भाग की हमारी भागती दौड़ती जिंदगी है उसमें समय की सबसे ज्यादा कमी है। यदि समय को हम बचाना चाहते हैं तो ये ट्रेन एक बहुत अच्छा माध्यम है समय को बचाने का। बहुत कम समय में हम नई दिल्ली पहुंच सकेंगे। बड़ा खूबसूरत है हमारा भारत और भारत के हर एक कोने में हम पहुंच सके। स्वदेशी ट्रेन है, पूर्णतः स्वदेशी, मेक इन इंडिया के अंतर्गत हमारे ही देश में बनाई गई ये ट्रेन बेहतरीन सेवाएं हम सबको दे सकेगी। हमारा आवागमन और सुगम हो, आसान हो, सरल हो और हमारे समय की भी हम बचत कर सके। इस उद्देश्य को लेकर वंदे भारत का शुभारंभ किया गया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 अप्रैल को। 64 ट्रेन और शुरुआत उनकी की जाएगी। 64 ट्रेन अभी और चलनी है। टोटल 75 वंदे भारत ट्रेन पूरे भारत में चलाई जाएगी। और देख सकते हैं किस तरह से सर्व सुविधा युक्त वाईफाई इसमें रहेगा, सीसीटीवी कैमरा की भी आप नजर में रहेंगे। बड़ी खूबसूरत 2 क्लास इसमें रहेंगे, एग्जीक्यूटिव और चेयर कार। दिव्यांग फ्रेंडली रहेगी ये ट्रेन। 5:40 पर ये ट्रेन चलेगी और निश्चित ही हम अपने आवागमन को और सहज, सुगम, आसान बना सकेंगे। अपने समय को भी हम बचा सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ 7 घंटा 30 मिनट की अवधि में हम रानी कमलापति स्टेशन से नई दिल्ली का सफर तय कर सकेंगे। तो ये जो लंबी दूरी है उसको कम समय में हम तय कर सकेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन है और आप भी अपनी यात्रा इस ट्रेन में कर सकते हैं। कार्यक्रम नमस्कार एमपी से जुड़े हुए हैं आप। एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि ये कार्यक्रम लाइव फोन इन प्रोग्राम है। सजीव प्रसारण किया जाता है 12 बजे से 1 बजे तक और पूरे हफ्ते इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है ताकि विभिन्न विषयों की बारीकियों से हम आपको अवगत करा सके। मनोज जैन मधुर हमारे साथ में है। सर, हम चाहेंगे महावीर जयंती के सुअवसर पर एक प्यारा सा गीत और आपकी तरफ से। बिल्कुल, मैं एक गीत भगवान महावीर के कुछ सिद्धांत इसमें आएंगे, उसकी व्याख्या बहुत सरल शब्दों में आप सबके सामने होगी। स्वागत। हमारी पीर हरो, हमारी पीर हरो महावीर, हमारी पीर हरो। सबने माना यहाँ नहीं है तुम सा कोई ज्ञानी, सबने माना यहाँ नहीं है तुम सा कोई ज्ञानी। भगवन कर दो हम भक्तों पर कृपा दृष्टि कल्याणी। आन विराजो हृदय कमल में, ओ पावन नीर करो हमारी पीर हरो भगवान, हमारी पीर हरो महावीर, हमारी पीर हरो। 7 तत्व तुमने बतलाए अनेकांत समझाया, 7 तत्व तुमने बतलाए। कुछ पिक्चर्स डिस्प्ले कर रहे हैं हम, आपकी कुछ कविताएं, आपके जो दोहे आए थे लो आ गया बसंत, इसके साथ ही आपको जो सम्मान प्राप्त हुए हैं
गोपाल दास नीरज जी के साथ में आपका चित्र उसे हम बहुत साझा सारी करने का पत्र प्रयास पत्रिकाओं कर रहे हैं। में ऐसी बहुत सारी स्मृतियां होंगी निश्चित बहुत ही धन्यवाद। जी। आपके साथ में ये कार्यक्रम दर्शकों तक जा रहा है, बड़ी बात है कि 7 तत्व तुमने बतलाए, अनेकांत समझाया, भव सागर से पार उतरता जिसने तुमको ध्याया। ओ भव सागर में भटक रहे हैं, सम्मुख तीर करो हमारी, पीर हरो महावीर हमारी, पीर हरो क्या बात। महावीर हमारी, पीर हरो। भगवान महावीर स्वामी के जब भगवान हम महावीर की वीतराग मुद्रा का हम दर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से अपने सारी चीजों का त्याग किया है और साथ ही वस्त्रों का भी त्याग क्या बात किया है, है बहुत उन्होंने। मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें उसको भी हमने त्याग कर दिया। इस तरह से हर बंधन से मुक्त हो गए, हर तरह के परिग्रह का त्याग उन्होंने किया है और इस तरीके से वे कहते हैं कि विचारों से भी आप आजाद बने, जियो और जीने जीने दो। दो। दो संदर्भ और आते हैं भगवान महावीर की जीवनी में। एक चंदनवाला का प्रसंग जुड़ता है और एक जब उन्हें निर्माण हुआ था तब मेढक पंखुड़ी लेकर के गया था, उसने भी अपना कल्याण कर लिया था। तो एक बंद में सुनिएगा। चंदन वाला महासती को दर्शन देकर तारा, चंदन वाला महासती को दर्शन देकर तारा, और अर्चा करने निकला दादुर उसको पार उतारा, अर्चा करने निकला दादुर उसको पार उतारा। तो तप्त हृदय में अमृत कण वन, तप्त हृदय में अमृत कण वन, अविरल नित्य झरो हमारी, पीर हरो मनोज जी, बहुत सुंदर गीत महावीर आपने सुनाया। हमारी, पीर क्या बात। हरो। बहुत सुंदर गीत, बहुत ही खूबसूरत सा गीत अभी आपने हमें सुनाया और बातचीत हम करते रहेंगे, चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर ललित श्रीवास्तव, नेत्र सर्जन, आज हमारे साथ में हैं। सर, आपकी ओर हम रुख करेंगे, आपसे यही जानना चाहेंगे सर कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट की, चूंकि आपने पूर्व में चर्चा की थी, उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में कॉर्निया ट्रांसप्लांट अब आसान हो गया है? क्या मध्य प्रदेश में ये सुविधा उपलब्ध है? काफ़ी समय से हमारे मध्य प्रदेश के डॉक्टर जो नेत्र चिकित्सक हैं, और न केवल राजधानी में, बड़े शहरों के अलावा छोटी छोटी जगह, नीमच में जो गोमता हॉस्पिटल है वहाँ पर, रतलाम में, सब जगह आजकल लोग नेत्र प्रत्यारोपण का कार्य करने लगे हैं। एक आई बैंक होता है, उसकी परमिशन सरकार से लेनी होती है, उसके कुछ प्रोटोकॉल हैं, उसको पूरा करने के बाद हम वो प्रोसेस को कर सकते हैं। तो भोपाल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में होता है, गांधी मेडिकल कॉलेज में होता है, सेवा सदन आई हॉस्पिटल में होता है, और भी हमारे नए सेंटर्स कुछ डॉक्टर्स अपने इंडिविजुअल भी बनाते जा रहे हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो भी इस काम में काफ़ी आगे हैं, और पूरी सेवा भाव से उनकी ये कोशिश होती है कि हम जो व्यक्ति जिसकी दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसकी जो दुनिया पूरी दुनिया में एक जीवन में अंधेरा आ चुका है, उसको किसी तरह हम टिमटिमाती रोशनी कम से कम दे सकें। सर, एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या जब कोई व्यक्ति देख नहीं पाता है तो क्या उसका कॉर्निया वाला पार्ट डैमेज होता है या वही काम नहीं करता है? डिपेंड्स करता है मैडम। अगर चोट लगी हुई होती है तो उसमें जो उसकी जो सफ़ेद ट्रांसपेरेंसी जब लूज हो जाती है, एक्चुअली बेसिकली ट्रांसपेरेंसी लूज होती है तो सफ़ेदी आ जाती है। कभी कभी हम उसको बोलते छट पड़ गई उसमें आँख के अंदर, तो उसको या तो हम उसको निकाल के दूसरा उसमें लेयर लगा देते हैं, और अगर पूरा कॉर्निया डैमेज हो जाता है तो कंप्लीट भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे बचपन से जो व्यक्ति अंधा होता है, बचपन जी। से ही जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं, तो उन्हें किस तरह की समस्या? जन्मांध जो होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स थोड़ी दूसरे ढंग की होती। कभी कभी उनका आँख का जो डेवलपमेंट है वो नहीं होता, विकास नहीं होता है, कॉर्निया बहुत छोटा बनता है, आँख बहुत छोटी बनती है। तो वो जो कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जन्मांध जो होते हैं, उनमें संभवतः ये कोशिश नहीं हम कर पाते हैं कि उनका हम नेत्र ज्योति दे सकें। उनमें ऑप्टिक नर्व वगैरह, रेटिना या टोटल आँख छोटी बनी हुई होती है, उस पर भी काफ़ी कार्य आज का चल रहा है। तो उसको देख के हम जो रोबोटिक आइज़ हैं उनको भी हम लोग लगा सकते हैं। वो एक अलग विषय है, उसमें भी काफ़ी प्रगति है, और ऐसा भविष्य में ऐसा भी होगा कि जिनको ज़िंदगी में नहीं दिखता है, अगर उनका आगे का ब्रेन से आँख की नसें जुड़ी हुई हैं तो उनको हम पुनः रोशनी दे सकें। इस पर कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। क्या बात है। चिकित्सक लगातार इसी प्रयास में है कि किस तरह से जो व्यक्ति इस खूबसूरत दुनिया को कभी नहीं देख पाए हैं, उन्हें नेत्र ज्योति देकर एक बार फिर से उनको सर्जरी के माध्यम से हम इस तरह से तैयार कर सके कि दुनिया, ये खूबसूरत दुनिया को वो भी देख सकें। तो इस तरह के प्रयास लगातार जारी हैं।
मैं अपने प्रोड्यूसर से आग्रह करूंगी कि अभी 1 तारीख को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ संदेश हमें दिया था वंदे भारत की जब लॉन्चिंग मध्य प्रदेश के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर हुई थी, तो क्या कह रहे हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, आइए देखते हैं। और तेज हो जाएगा ये ट्रेन। प्रोफेशनल्स के लिए, नौजवानों के लिए, कारोबारियों के लिए नई सुविधा लेकर के आएगी। साथियों, ये आयोजन जिस आधुनिक और भव्य रानी कमलापति स्टेशन पर हो रहा है, उसका लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आप सबने मुझे दिया था। आज मुझे यहीं से दिल्ली के लिए भारत की आधुनिकतम वंदे भारत ट्रेन को रवाना करने का आपने अवसर दिया है। रेलवे के इतिहास में कभी बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि एक ही स्टेशन पर इतने कम अंतराल में किसी प्रधानमंत्री का दोबारा आना हुआ हो। कैसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का बखान लेकिन कर रहा है आधुनिक ये भारत वीडियो। में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नई जी को सुनने के लिए व्यवस्थाएं बन सभी रही आतुर रहते है। हैं। नई परंपराएं बन रही है। आज का कार्यक्रम इसी का भी एक उत्तम उदाहरण है। साथियों, अभी यहां मैंने जो यात्री के रूप में हमारे स्कूल के बच्चे जा रहे थे, कुछ पल उनके बीच बताया, उनसे संवाद भी किया। उनके भीतर इस ट्रेन को लेकर जो उत्सुकता थी, उमंग थी, वो देखने कभी आप सभी ने योग्य। देखा कि किस तरह से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी को संबोधित कर रहे थे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य, एक ही सपना है कि किस तरह से भारत का विकास हो, चहुमुखी विकास हो, सतत विकास हो, बिना रुके, बिना थके, बिना हारे लगातार चल रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी हम सबकी सेवा के लिए, सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी नित नई सौगातें हम सभी को दे रहे हैं। और उसी का एक छोटा सा उदाहरण है ये वंदे भारत जो योजना है, वो निश्चित ही हमारे यातायात को, हमारे आवागमन को सुगम बनाएगी। हमारे साथ में डॉक्टर ललित श्रीवास्तव जी हैं। एक बार फिर से हम डॉक्टर ललित जी की ओर रुख करेंगे। सर, ऑप्टिक नर्व का क्या रोल रहता है विजन में? ऑप्टिक नर्व एक्चुअली जो नर्व होती है, इसी के द्वारा आँख के अंदर की जो चीज़ हम देखते हैं उसको इस नर्व के द्वारा ही परसीव किया जाता है। ये हमारे एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हमारी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, 12 क्रेनियल नर्व्स होती है, उसमें से सेकंड नंबर की नर्व होती है जो डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड होती है। यही इम्पल्सेस को ले जाके ब्रेन में ट्रांसमिट करती है और वहाँ से फिर हमें पता लगता है कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं, पेड़ पौधा, जानवर, मनुष्य, किस चीज़ को हम देख रहे हैं। तो ये सारी इम्पल्सेस जो है न्यूरॉन्स के थ्रू, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन को ट्रांसमिट होती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो हमारे मस्तिष्क के पीछे का हिस्सा, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स एरिया नंबर 17, वहाँ जाके सिग्नल देता है, फिर उसको वो इंटरप्रेट करता है कि सामने क्या चीज़ मनुष्य देख रहा है। तो आंख हमारी एक कैमरे की तरह काम करती है और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो ऑप्टिक नर्व का होता है। उससे फिर हमारा रेटिना, जिसको आंख का पर्दा हम बोलते हैं, वो जुड़ा हुआ होता है। उसमें रॉड्स एंड कोन्स होती हैं जो कि अंधेरे का, उजाले का और कलर्स का हमें डिस्क्रिमिनेशन पावर प्रदान करती हैं। तो ये ऑप्टिक नर्व जो है, वक्त बहुत कम है और निश्चित ही कि अपनी बात पूरी करने के लिए अब हमारे पास वक्त है नहीं। आप हमारे साथ में हमारे स्टूडियोज में आए, डॉक्टर ललित श्रीवास्तव जी, नेत्र सर्जन, आज हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसके साथ ही हमारे साथ में मनोज जैन साहब भी थे, मनोज जैन मधुर, जो निश्चित ही बहुत अच्छे कवि साहित्यकार हैं और महावीर के सिद्धांतों को अपने गीत के माध्यम से पहुंचाया आपने, तो उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियोज में। धन्यवाद, आपका बहुत अभिनंदन। थैंक यू। दर्शकों, हम आपको बता दें, याद दिला दें कि आज महाराजा छत्रपति शिवाजी की पुण्यतिथि भी है। एक ऐसे व्यक्तित्व
जिन्होंने हमें बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित किया। एक ऐसे निडर निर्भीक व्यक्तित्व जिनके साहस और शौर्य की गाथाएं चारों ओर गूंजती हैं। एक छोटी सी वीडियो क्लिप हमारे पास में है, आइए जाते जाते देखते हैं वो वीडियो क्लिप। खड़क खड़क खड़ग लिए स्वदेश की धधक लिए, ले हस्त केसरी ध्वजा, अश्व को पवन बना, स्वराज की ललक लिए, समर को देखो चल दिया, शिव का रूप धर शिवा, शान से चला शिवा। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मैं हूं आपके साथ मनीष।